हे गाइस, वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। 9:30 बजने को 2 मिनट है, ठीक है। 2 मिनट में शुरू करते हैं। ऑनलाइन वाले तुम मेरे को बता दो, तुम लोगों को, येस गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस ऑल्सो। तुम लोग बता दो फटाफट तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, और ज़रा ज़रा अपने नाम दिखा दो, शक्ल तो दिखा नहीं पाओगे। येस, आई कैन सी सम पीपल। प्रशांत मुक्ता श्रेष्ठ, गुड। पहले ये बताओ फटाफट तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर? पक्का? क्या तुम लोग इकट्ठा होकर के बैठना चाहते हो? नहीं सर, आप पढ़ाओ अपना, हमको मत देखो। मन करेगा तो पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके गाइस, ये सर ऑल वेल, मैं शुरू करता हूँ। ऑल वेल, ओके गाइस, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या करने आए हैं सर हम यहाँ? हाँ, चीर फाड़ करने आए हैं लॉ का। पेपर 2 लॉ सीए इंटर का जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसका पूरा का पूरा रिवीजन हम करेंगे, एंड टू एंड। सारे चैप्टर्स का रिवीजन होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होगा। एक चीज जो मुझसे नहीं होता, चीजें छोड़ना, ठीक है। तो वो होता है ना, इंटरव्यू में कोई पूछे आपकी क्या कमी है, मेरी कमी है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, दैट इज माई वीकनेस। तो वैसी हमारी यहाँ पे वही चीज़ है, पर ये जेन्युइनली होता है। बहुत सारी चीज़ें हम जो आईसीआई मॉड्यूल में है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो सिर्फ आज की क्लास में मिलेगा। इसके बाद हम सीधा आएंगे और रिवीजन 15 सेकंड के अंदर शुरू हो जाएगा और आखिरी तक चलता रहेगा, नो स्टॉप। सबसे पहले सर, हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दिस रिविजन? कैसे हम रिवीजन करने वाले हैं? तो आप लोगों के पास समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। समरी नोट्स है और ये क्वेश्चन बैंक है। जिन लोगों के पास कोई भी और बुक है वो भी चलेगी। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी मेरे बुक दिखेंगे, और आप लोगों को जो फेस टू फेस में बैठे हो, आप लोगों के लिए मैं बुक्स मंगवा भी रहा हूं। आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो उसको, उसमें गोदना मत, ठीक है। गोदोगे तो रेट लगा देना भाई, ठीक है, गोदना मत। और तुम लोगों को चाहिए तो तुम ले लेना। आई थिंक इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वैसे मेरे समरी नोट जो है इट इज ओपन एंड फ्री, ठीक है। तो आप मेरे वेबसाइट से जाकर के, या फिर जहां पे आपने रजिस्टर करवाया है वी स्मार्ट में, वहां पर भी जाकर के पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कहीं जाना 150 रुपए लेगा, क्वेश्चन बैंक समरी नोट्स प्रिंट मार के दे देगा, ठीक है। अब सर सुनो, समरी नोट्स के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं। मेरा जो समरी नोट्स है वो पूरे 200 पेज में लॉ खत्म हो गया है, और वो पूरा आईसीआई मॉड्यूल का छोटा भाई है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। उसमें मैंने बहुत चीजें की है, जैसे कि कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है कीवर्ड्स कैसे लिखना होता है, कीवर्ड्स कौन से होते हैं। एक जने ने इज को कीवर्ड समझ के अंडरलाइन किया था क्लास में, मैंने बोला भाई मैं कर देता हूं। तो कीवर्ड्स जो हैं, जितने भी रेड में कीवर्ड्स हैं वो मैंने रेड में डाल दिए हैं। तो आप लोगों को हर पैराग्राफ में 3-4 कीवर्ड्स दिखेंगे। वो कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना होगा। अब आप एग्जाम में दिमाग नहीं लगा सकते कि भाई क्या अंडरलाइन करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही सीखनी होगी। सारंग दोनों गेट बंद कर देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन बैंक में उसके अलावा क्या फीचर है सर? पूरा समराइज है। क्वेश्चन बैंक की समरी नोट्स की एक सबसे बड़ी फीचर ये है कि क्वेश्चन बैंक करते हो आप। क्वेश्चन बैंक जो है मेरा, उसमें 320 क्वेश्चन है। क्या लगता है एग्जाम के पहले 320 क्वेश्चन कर पाओगे? सर 20 क्वेश्चन कर ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। पर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट्स निकाल करके एक लाइन में मेरे समरी नोट्स में डाल दिया है, ताकि आपसे कुछ छूटे क्वेश्चन तो चलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं छूटने चाहिए। तो आप मेरे सेक्शंस के नीचे देखोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक होता है। वहां पे मैंने जो भी क्वेश्चन बैंक के कॉन्सेप्ट्स है जो एग्जाम में आ रखे हैं, उनको वहां पे एक लाइन 2 लाइन में डाल दिया है, ताकि आपकी फ्लो में चीजें छूटे नहीं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल, द समरी नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बट वॉट एवर मटीरियल यू हैव इन हैंड, जस्ट इंश्योर दैट द मटीरियल इज इन द फ्लो ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। उसके बाद बाकी सब मटीरियल में वही चीजें लिखी होती है, आखिर है लॉ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन बैंक के क्या फीचर्स है। क्वेश्चन बैंक में मैंने आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, आईसीआई मॉड्यूल, दुनिया के सारे क्वेश्चंस मिला करके न्यू सिलेबस के सब एक जगह डाल दिए हैं। डालने के बाद उसको मैंने इंस्टीट्यूट का आंसर ही रखा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आंसर से डिविएट नहीं कर सकते। पर उसको मैंने एक पैटर्न में, जैसे कि हमारा आंसर लिखने का पैटर्न होता है लॉ का, 4 तरह से बांटना होता है आपको। रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये जो 4 पार्ट में आपको बांटना होता है, वो मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कर लिया है, ताकि आपको पढ़ने में भी वो फ्लो आ जाए और आपका आसानी से खत्म भी होता जाए, आपको रेजिस्टेंस ना आए। तो अपना क्वेश्चन बैंक और समरी नोट जो है वो फ्री में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा। रजिस्टर कितने रुपए सर? 0, ठीक है। आपको बस जाना है वहां पे, साइन इन करना है, क्योंकि हमको आपको एक्सेस देने के लिए, कहां एक्सेस देंगे, ऐसा थोड़ी इसको राम को एक्सेस दे दे, तुम्हारा ईमेल आईडी वगैरह लगेगा ना, तो एक्सेस दोगे आपको, आप डिटेल्स दोगे, आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। अब सर ये बैच के बारे में पहली बार बताऊंगा और आखिरी बार बताऊंगा, सुन लो। सबसे पहली
100% कवरेज होगा, 100% से कुछ भी कम नहीं होगा। व्हेन आई से 100% कवरेज आई मीन 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा, रिलेटेड क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कशन अगर अपने को करना है, मान लो तुम लोग और हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है, वी विल हैव सेपरेट सेशंस फॉर दैट, जिसमें हम डिटेल्स में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी ओवर एंड अबव दीस सेशंस, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा कवरेज कॉन्सेप्ट्स का होगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, आपको मैं बताऊंगा मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 2 5 7 आज होमवर्क में करना है, आपको वो कर लेना होगा, ठीक है। अब तुम वो बच्चे नहीं हो जो नए नए सीए इंटर में इंटर किए थे, तब तो था सर लो हाथ पकड़ के लिख दो ना, तब ऐसा था। अब तुमको पता है करना किसको है, खुद को करना पड़ेगा। तो अगर मैं होमवर्क दूं तो आज नहीं करोगे तो कल तो करना ही पड़ेगा, तो सच्चा आज ही करके खत्म कर देना। उसके बाद आपको जो भी सारे वीडियोस हैं, जितने भी आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों को सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में आगे चल करके मिल जाएगा लाइन से। एक चीज मेरे बारे में ध्यान रखना, मैं जो वीडियोस बनाता हूं ये रिवीजन वाले, ये मैं जरूर ध्यान रखता हूं कि ये रिवीजन्स आपको एग्जाम के पहले भी काम आए। मान लो कई बार ऐसा हुआ है, कई दफा ऐसा हुआ है, लॉ का पेपर जो होता है ना, अगर इंसान 1.5 दिन पूरा थियरी तो नहीं पढ़ पाता, थियरी तो नहीं कंज्यूम कर पाता, तो अगर उसने आधा दिन 1 डे ही रेड लॉ, उसके पास आधा दिन और बचा है, उसके दिमाग में लॉ जा नहीं रहा है, उसने अगर मेरी रिवीजन वीडियो चलाई तो उसको वो क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं ही मस्ती मजाक बकवास हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वो कंटेंट मिलना चाहिए। तो मेरे कंटेंट में आप लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, वो विद्या बालन, उसके लिए मैं लॉ का टीचर, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आप लोगों को पूरा एग्जाम के पहले भी काम आने वाला है। आपको एग्जाम के पहले देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से अपन कवर करेंगे, वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर योर लास्ट डे रिवीजन ऑल्सो। बाकी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, क्या गुरुकुल बोलना बंद कर दिया मैंने। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों को डिसिप्लिन मैनर में यहां पे मेरे साथ खत्म करना है। जो चीजें मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको क्लास में ही याद कर लो, एक बार हम रीड करेंगे, उसके बाद एक बार रट्टा लगाएंगे, फिर रीड फिर रट्टा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब सर कल की क्लास तक सुबह मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर कौन से दिन खत्म होने वाला है, ताकि अगर आपको लगे कि आपको पहले पढ़ के आना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ऑल राइट गाइस, अरे बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? ओके, और भाई मेरे एडमिन इश्यूज के लिए मेरे को बख्श दे, क्लास के बाद अपन बात कर लेंगे। लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मैं लेके निकला हूं घर तुम्हारे, आ रहा हूं थोड़ी देर में, ओटीपी नहीं आ रहा है बोले। ओके गाइस, चलो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी क्या है सर? पहले मैं आपको लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं लॉ वॉ कैसे बना था, इंट्रोडक्शन मतलब सिंपल, हमारे आईसीआई मॉड्यूल का पहला पेज क्या है, आपके लॉ में 2 पोर्शन है, कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉ। अदर लॉ में 4 एक्ट्स है, जनरल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। याद करो वो दिन जब तुमको ये लिखना पड़ता था कि अरे हाँ 4 एक्ट्स हैं, ओहो हो, अब इतना अंदर भर भर के कंटेंट है, कहां से भूलोगे। और एक तरफ अकेला खेल रहा है कंपनीज एक्ट जो 60 मार्क्स का है। अब आपको पता है आपके 30 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर तुम लोगों को तुम बने रहोगे तो लास्ट में जब अपना 15 दिन बाद रैपिड रिवीजन खत्म हो जाएगा, 15-16 दिन बाद, तो अपन 1-2 घंटे का सेशन पकड़ेंगे और आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट है जिसमें करीबन 100 एमसीक्यूज है, धड़ 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 खत्म, ठीक है। तो वो भी अपना खत्म हो जाएगा। बस तुम लोगों को क्या करना है, वो मेरे साथ रेपो बिल्ड करना है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा, लॉ हमारा कॉर्पोरेट लॉ हो गया। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से शुरू होता है, सेक्शन 148 तक आपके सिलेबस में है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो आपके चैप्टर 1 में है, जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक्ट में ऊपर एक लिखा होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब क्या, इंट्रोडक्शन टू दिस एक्ट। इस एक्ट में लिखा क्या हुआ है, तो प्रीएम्बल, कंपनीज एक्ट के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट। क्या याद करना है सर? नहीं। क्या समझने की जरूरत है? ठीक है, तो समझने की जरूरत है वैसे प्रीएम्बल। उसके बाद सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें 4 चीजें लिखी होती है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। थैंक्स टू मोदी जी, जम्मू एंड कश्मीर को अब एक्सेप्शन नहीं रखा इन्होंने, मोदी जी ने हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया। तीसरा, कमेंसमेंट। कब से शुरू होगा ये एक्ट, जब से हम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेंगे। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है सर, वहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर के अपनी सारी बातें फॉर्मली बोलती है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑफिशियल गैजेट। गैजेट का स्पेलिंग सर लिख के देखो तुम ऑनलाइन वालों, नालायकों, बिना देखे, GAZE।
डबल टी ई लिख लोगे ना एग्जाम में, ठीक है। ओजी लिख के मत आ जाना एग्जाम में, बोले सर ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करता है नोटिफिकेशंस। तो जिस दिन से पब्लिश करेगा या जो डेट स्पेसिफाई करेगा उस दिन से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किसको किसको है, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है कंपनीज को। कौन से कंपनीज को, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म हुए हैं और एनी अदर प्रीवियस लॉ। किसको एप्लीकेबल होता है, कंपनीज को, जो कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हुए हैं या प्रीवियस लॉ में फॉर्म हुए हैं। उसके बाद चार और तरह के कंपनीज को फॉर्म अप्लाई होता है। एक इंश्योरेंस, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा एनी अदर स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुआ कंपनी। मतलब चार स्पेशल कंपनीज है। कौन से, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड एनी अदर कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी अदर स्पेशल एक्ट। ये जो चार कंपनीज है ना, ये कंपनीज एक्ट में तो गवर्न होते हैं, कहीं और भी गवर्न होते हैं। मतलब इनका दो तरफ चल रहा है भाई। तुमको इंडिया में एक तरफ ही होना पड़ता है, इंडिया में तुम नहीं कर सकते। इनका दो तरफ चल रहा है। तो लॉ ने कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा कि मैं बाद में आता हूं, इनका जो मेन एक्ट है वो पहले आएगा। मतलब क्या, इंश्योरेंस, कौन से इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं वो इंश्योरेंस एक्ट में गवर्न होते हैं। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि मैं भी गवर्न करूंगा, लेकिन मेरे और इंश्योरेंस एक्ट में कभी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, तो इंश्योरेंस एक्ट जीता। वो कहता है बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी गवर्न करता है, तो मैं भी करूंगा, लेकिन हम दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, तो कौन जीता, बैंकिंग रेगुलेशन। तो कंपनीज एक्ट कहता है जो सिर्फ मेरे अंडर फॉर्म हुई है ना कंपनीज, उनको तो मैं गवर्न करूंगा पूरा। लेकिन ये जो चार कंपनीज है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, इन लोगों के एक्ट से अगर हम इनकंसिस्टेंट नहीं है तो मैं इन लोगों को गवर्न कर लूंगा। तो एप्लीकेबिलिटी किसको है सर, पांच लोगों को। इतना आपको याद रखना है। कंपनीज अंडर दिस कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड कंपनी अंडर एनी अदर स्पेशल एक्ट। ये क्या हो गया सर, आपका एप्लीकेबिलिटी हो गया। आपको पता है कंपनीज एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं। तो अभी आपके सिलेबस में 148 है और ये सेल चल रहा है भाई। ये नवंबर 22 और मई 23 के लिए सेल वैलिड है। उसके बाद पूरा 470 पढ़ना पड़ेगा आपको। पता है ना, सीए फाइनल का सिलेबस खींच के इंटर में ला रहे हैं, तो फाइनल में 470 तक है। तो अभी नवंबर 22 में सेल चल रहा है, मई 23 में सेल है, सेल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ना बैठ के पूरा, अगर अभी नहीं होएगा तो। चलो सर, अब सेक्शन 2 शुरू करते हैं। डेफिनेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे डेफिनेशन एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं तो वी कम अक्रॉस मोर डेफिनेशंस। तो जो बेसिक आपको अभी जानने के लिए जरूरत है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो सर, आप लोगों को नोट्स नहीं मिला क्या? चलो ठीक है, मेरे तरफ ही देखते रहो। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी कहां डिफाइंड है सर? 2 क्लॉज 6 सेक्शन 2 में। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये सब सेक्शंस नहीं होते, ये क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी डिफाइंड है। एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है सर? एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है पर वो आपकी सब्सिडरी नहीं है। वो कंपनी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है बट इट इज नॉट योर सब्सिडरी, इट इज कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है। तो मैंने कहा क्या सर, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होना चाहिए पर सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, और जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है एसोसिएट कंपनी में। सर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। अगर आप वोटिंग पावर के 20% तक अगर आप कंट्रोल करते हो किसी कंपनी में, तो अगर ए लिमिटेड है वो किसी कंपनी का 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करता है, तो वो जो कंपनी है वो ए लिमिटेड की एसोसिएट हो जाएगी। तो एसोसिएट मतलब क्या सर? अ कंपनी इन विच यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इट इज नॉट योर सब्सिडरी एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनीज। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। सर मैंने वर्ड बोला वोटिंग पावर, मैंने नहीं बोला पेड अप शेयर कैपिटल। मैंने वर्ड बोला वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोला। वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल में डिफरेंस पता है? पता है ना? हाँ, नहीं तो रिवीजन में कैसा है। अब सुनो, जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है सर? जॉइंट वेंचर मतलब दो लोगों का मिलन। हे भगवान, शक्ल पे उसके अलग एक्सप्रेशन। अरे दो कंपनीज का मिलन भाई, दो कंपनीज का मिलन। उसमें कंपनी ए और कंपनी बी मिला करके एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं, दोनों का 50-50% उसमें होल्डिंग होता है, तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनती है। जॉइंट वेंचर में दोनों नेट असेट्स को शेयर करते हैं। अब जॉइंट वेंचर जो होता है एसोसिएट के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में और कुछ लिखा हुआ है सर, सुनना।
आपको पता है फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या होता है? फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब अभी हाल फिलहाल में बिग बुल की डेथ हुई। बिग बुल मतलब राकेश झुनझुनवाला, ठीक है? तो राकेश झुनझुनवाला के जितने भी असेट्स थे, वो एक बार वो असेट्स किसके पास जाएंगे? राकेश झुनझुनवाला की वाइफ के पास और राकेश झुनझुनवाला के बेटे के पास। पर वो जब तक असाइन नहीं हो जाते तब तक एक बार सारे असेट्स आ गए हैं राधाकृष्ण दमानी के पास। वो कौन है? डीमार्ट का फाउंडर। तो राधाकृष्ण दमानी के पास वो सारे शेयर्स आ गए हैं एक बार के लिए इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे पास एक क्रेटा कार है, ठीक है, अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं 6 महीने के लिए, अब वो क्रेटा को जंग लग जानी है, तो मैंने इस भाई को दे दिया, मैंने बोला रख भाई, तो कार इसकी हो गई क्या? नहीं, वो मेरे गुड फेथ में, मेरे ट्रस्ट में, मेरे कॉन्फिडेंस में रख रहे, कार उसकी है क्या? नहीं। सिमिलरली अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो बच्चा लिमिटेड में 20% शेयर होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? उसके खुद के नहीं है, उसको किसी ने दिए हैं कि भाई तू थोड़े दिन के लिए रख, मेरे को बाद में लौटा देना। तो क्या वो मेरी सबसे एसोसिएट हो गई? नहीं सर, आप अगर फिड्यूसरी कैपेसिटी में कुछ होल्ड करते हो ना, तो आप एसोसिएट नहीं हो जाते। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, राकेश झुनझुनवाला टाइटन में 20% शेयर होल्ड करता था। अब राकेश झुनझुनवाला के शेयर्स एक बार के लिए फिड्यूसरी कैपेसिटी में राधाकृष्ण दमानी के पास गए। क्या वो राधाकृष्ण दमानी के शेयर्स है? नहीं, वो एक बार के लिए होल्ड कर रहे हैं। उसका और उस कंपनी टाइटन का कोई रिलेशन नहीं फॉर्म हुआ, बिकॉज इट इज अ फिड्यूसरी कैपेसिटी। तो सर फिड्यूसरी कैपेसिटी में जब आप शेयर्स होल्ड करते हो ना आप एसोसिएट कहलाते हो, ना आप सब्सिडरी कहलाते हो, ना कुछ कहलाते हो। फिड्यूसरी कैपेसिटी को, शेयर्स को हम मानते ही नहीं है, समझे? ओके ओके सर। उसके बाद अपन आपको एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन याद हुआ? 2 clause 6 associate company means significant influence but not a subsidiary and includes a joint venture। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपने को पढ़ना है कंपनी और बीसी बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस। कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 clause 20 और बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड है सेक्शन 2 clause 11। कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। सर आपको पता है डेफिनेशंस जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक एग्जॉस्टिव और एक इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब कह दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसमें। एग्जॉस्टिव में वर्ड यूज होता है मीन्स। और इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या? हमने ओपन एंडेड डेफिनेशन रखा है, हमने 2-3 चीजें इंक्लूड कर ली। जैसे कि बीसी का डेफिनेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो हमने कहा इट इंक्लूड्स, हमने ये नहीं कहा बॉडी कॉर्पोरेट मींस, हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर की कंपनी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आ जाती है। और भी बहुत सारे लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आते हैं। पर सर बॉडी कॉर्पोरेट कहां डिफाइंड है? 2 clause 11, ठीक है? तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में कौन नहीं आता है? हु डजंट कम इन द बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नेवर अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ये आपके आईसीआई के एमसीक्यूज में आया है। आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन जरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आता है। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, वो बीसी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो सर कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इज डिफाइंड इन 2 clause 20, बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन 2 clause 11। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है? कंपनी, इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड 2 people, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे? स्टॉक मार्केट रीड, नालायक। चलो आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद सर आपको मैं कंपनी के टाइप्स वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशंस हमको अभी और समझने की जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 clause 40 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन 2 clause 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आते हैं, सब मेरे साथ याद करेंगे। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, statement of changes in equity and explanatory note to any of the above statement। मतलब ये जो ABCD हमने लिखा, इसका कोई भी explanatory note है, खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। explanatory note to above 4 जो 4 चीजें है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये चारों के कोई भी अगर एक्सप्लेनेटरी नोट है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन में आएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है सर, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड फिफ्थ वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट। पर सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में P&L नहीं बनता है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, पीएनएल नहीं बनता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो या तो पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सर ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, इसको बनाने से इन्होंने 4 लोगों को एक्सेप्शन दे रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से 4 लोगों को माफी मिल रखी है। पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी और चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। अब याद करो किससे एक्सेप्शन मिल रखा है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से नहीं, सिर्फ सीएफएस बनाने से 4 लोगों को, 5 लोगों, 4 पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ स्टार्टअप, विच इज अ स्टार्टअप। क्या विच इज अ स्टार्टअप, ठीक है। ये 4 कंपनीज को एक्सेप्शन मिल रखा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन आपका हो गया। अब सर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बहुत सिंपल, मैं आपको पूछूंगा आप बताओगे। अगर एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 को, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर शुरू होता है 1 दिसंबर 2022 को, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। अगर एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 जनवरी 2023 को, तो खत्म कब होगा? 2023। सर अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 जनवरी 2023 को, तो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। हाँ, ओ माय गॉड, रिवीजन बैच, रेगुलर बैच इल्ले, रिवीजन बैच। सुनो, अरे सर क्या बात कर रहे हो, रिवीजन है रिवीजन। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को शुरू होता है इस साल के और अगले साल के 31 मार्च को खत्म होता है। पर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कभी भी 1 जनवरी के बाद शुरू होता है ना, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में, तो फिर ये खत्म होता है अगले साल के 31 मार्च में। मतलब क्या, अगर 1 जनवरी 2023 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। दूसरे शब्दों में बताऊं, फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 3 महीने का होगा, 3 महीने से कम का कभी फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 15 महीने का होगा, 15 महीने से ज्यादा का कभी फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकता। भाई घुमा घुमा के पटकता है इंस्टीट्यूट ये कॉन्सेप्ट पे। तुम बोलते हो अरे क्या मस्त पेपर, क्या क्या लिख के आया अपन, बाहर आके पता चलता है अच्छा 23 नहीं था क्या, 24 था क्या फाइनेंशियल ईयर। गेम बच जाता है पूरा। क्या कहा सर मैंने? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोलूं, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, जो 1 अप्रैल ऑफ अ गिवन ईयर में शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। पर अगर 1 जनवरी के ऑन 1 जनवरी या उसके बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो उस साल के 31 मार्च में नहीं, अगले साल के 31 मार्च में खत्म होगा। मतलब मिनिमम कितना महीना? 3 महीना, मैक्सिमम 15 महीना। अब सर अगर एक फॉरेन कंपनी होती है ना, फॉरेन कंपनी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मान लो टेस्ला है बाहर की कंपनी, उसकी कोई इंडिया में सब्सिडरी है और उसको टेस्ला के वजह से कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है, तो वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, बोलेगा मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं मानने वाला, मेरे लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ओके कर देगा। तो अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चाहे तो अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा सकती है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देके। समझ गए सर? फाइनेंशियल ईयर कहां पे डिफाइंड है? फाइनेंशियल ईयर आपका 2 क्लॉज 41। 2 क्लॉज 40 में क्या डिफाइंड था सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 क्लॉज 6 में क्या डिफाइंड था? एसोसिएट कंपनी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? उसके बाद पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। 2 क्लॉज 45। किसको किसको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आता है? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना? नलायको, खड़े होके खड़ा करके पूछ तो रहा नहीं हूं, अच्छा सौदा है, हाथ उठा देना चाहिए, क्या जाता है? चलो सर, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, हाँ जी, गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सर 2 क्लॉज 45। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शर्त लगा लो, डेफिनेशन बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, गलत जवाब दोगे। शर्त लगी? 100 की, ठीक है। अगर तुम जीते तो मैं तुमको, नहीं मैं जीता तो तुम मेरे को 100 रुपए दोगे, तुम जीते तो तुम मेरे से 100 रुपया नहीं लोगे, पागल हो। रैपिड रिवीजन फ्री बैच है। सुनो 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 सुनो, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 45 में है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब 2 तरीके से आप गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हो। या तो आपकी कंपनी में नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और बोथ। सीजी, एसजी और बोथ, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वोटिंग पावर नहीं बोला। कहां वोटिंग पावर बोले थे सर? एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस में वोटिंग पावर बोला था। यहां पे मैंने क्या बोला? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और पार्टली बाय सीजी और एसजी। ये एक तरफ हो गया। दूसरे तरफ इट इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी।
इट इंक्लूड्स व्हाट? सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो या तो आपकी कंपनी में 51% जो शेयर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली दोनों होल्ड करते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो, दोनों केस में आप क्या कहलाओगे? गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। तैयार? 100 रुपए निकाल के रखो टेबल पे। चलो, ये रहा सर एक कंपनी है, ठीक है, इसमें 10% इज हेल्ड बाई सीजी, 10% इज हेल्ड बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, एंड 31% इज हेल्ड बाई ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या यह कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? यस वाले फटाफट यस बोलो, फटाफट जोर जोर से कमेंट में लिखो यस। तुम लोग बोलो यस यस। नो वाले और सोरे वाले? सर नहीं, हम अभी निकल खेलेंगे ये गेम। अरे नालायको, द आंसर इज नो। जो हारे वो जो जीते उनको दे देना 100 रुपए, ठीक है? क्या है सर? द आंसर इज नो। क्यों? दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मीट हो जाए तो आप गवर्नमेंट कंपनी। पहला कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली दोनों मिला के 51% से ज्यादा होल्ड करते हैं। सर यहां सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 10%, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है 10%, पर ये ओएनजीसी है सर, ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, इसका होल्डिंग उसमें काउंट नहीं करोगे, तो टोटल कितना हुआ? 20% हुआ। तो उस कंडीशन से तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बने। दूसरा कंडीशन क्या है? यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पे ओएनजीसी क्या गवर्नमेंट कंपनी है? हां मैंने लिखा है गवर्नमेंट कंपनी है। क्या आप ओएनजीसी के सब्सिडरी हो? नहीं सर, सब्सिडरी के लिए तो 51% लगता ना। नहीं सर, आपने तो पढ़ाया नहीं है अभी तक, ऐसा करोगे? अरे सर 31% है तो सब्सिडरी तो नहीं होता। तो दोनों में से कंडीशन नहीं मीट हो रहा है, आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाओगे। इसको याद कर लो भैया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ लॉ का इंटरप्रिटेशन है ये, और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? या तो सीजी और एसजी मिला के 50% से 51% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, या आप सब्सिडरी हो, तब जाके आप क्या कहलाओगे? गवर्नमेंट कंपनी। डिफाइंड इन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51। किसके लिए रिविजन? मेरा हो गया, भगवान की दया से सब हो गया। अभी किसको याद करना है? तुमको। तो कृपया करके अपना अपनी जुबा, दिमाग, हाथ पैर को थोड़ा चलाए, ठीक है? क्योंकि सर मैंने तो एग्जाम नहीं लिखना है भगवान की दया से। चलो सर सुनो सुनो, गवर्नमेंट कंपनी कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज 45 में। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ। और दूसरे केस में इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। याद हो गया सर? चलो आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन इतना भाई याद है, 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी लिखा है। कहते हैं अगर कोई सब्सिडरी कंपनी घूम रही है मार्केट में तो सब्सिडरी का मैं होल्डिंग, मतलब इट्स लाइक बेटा अगर है तो पापा बन गए तुम, अगर नहीं है बेटा तो कहां से पापा बनोगे। वैसी डेफिनेशन है, कभी आने वाली है नहीं सर कायदे से, पर चलो। उसके बाद सर मैं आपको की मैनेजरल पर्सन का भी डेफिनेशन पढ़ाता हूं, सुनो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 251 की मैनेजरल पर्सन में 7 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 7 लोग। याद करोगे? हाँ सर। पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। क्या कहा मैंने? अच्छा चलो मैं तुमको लॉ के सीक्वेंस में याद करवाता हूं, ठीक है? चलो लॉ के सीक्वेंस में याद करो, फिर अब 5 लोग होंगे, 7 लोग नहीं 5 लोग होंगे। पहला बहुत बड़ा पोजीशन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। क्या कहा मैंने? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, ये सबसे बड़ा पोजीशन। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर, ये उससे बड़ा, उससे कम बड़ा पोजीशन। उसके बाद सीएफओ, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी। ये हो गए 4। पहला क्या है? सीईओ, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरा क्या है? होल टाइम डायरेक्टर। तीसरा सीईओ, सीएफओ। चौथा कंपनी सेक्रेटरी। ये 4 हो गए। और पांचवा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक लेवल नीचे लोग होते हैं ना, जो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, वो लोग भी की मैनेजरल पर्सन हो जाते हैं। सर की मैनेजरल पर्सन सिंपल शब्दों में बताऊं, की मैनेजरल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज की टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओहो हो, काश ऐसा लिख देता, जिंदगी कितनी आसान हो जाती। नहीं, की मैनेजरल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज की टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अरे नालायको, मजाक नहीं है, सच में यही है, ठीक है? इंग्लिश ही है और कुछ नहीं है। की मैनेजरल पर्सन में सर 5 लोग आपको याद करने हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। दूसरा सीएस, उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर, उसके बाद सीएफओ, और उसके बाद सच अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन 1 level below the directors who are in whole time employment designated as key managerial person and such other officers। ठीक है? तो आपको 5 लोग याद करने, सीईओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, the whole time director, CFO, CES and such other person who are 1 level below the board of director। याद हुआ सर? आगे चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अब सर नेटवर्थ का डेफिनेशन याद करेंगे।
आपके जिंदगी में आपको रियलाइजेशन तो हो गया होगा नेटवर्थ का डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के भर भर के लिमिट्स पढ़ेंगे, नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा। ये नेटवर्थ होता क्या है सर? नेटवर्थ में 4 चीजें ऐड करो, 3 चीजें माइनस करो और 2 चीजों को भूल जाओ। 4 चीजें ऐड करो, 3 चीजों को माइनस करो और 2 चीजों को भूल जाओ। 4 चीजें कौन से ऐड करोगे? बहुत लॉजिकल है सर। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर पीएनएल। तुम मेरी आंखों में तो देख नहीं रहे हो, मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। ठीक है, सुनो 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 सुनो। नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या है सर? नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ में 4 चीजें ऐड होगी, 3 चीजें माइनस होगी और 2 चीजें भूल जाना। 4 चीजें क्या ऐड होगी? पहला पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा ऑल रिजर्व्स, तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फोर्थ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। ठीक है, मतलब सर ये हम कितनी बार ये लिमिट पढ़ते हैं ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां पे इन्होंने बोला है सारे रिजर्व्स को इंक्लूड कर लेना और पीएनएल के पूरे बैलेंस को इंक्लूड कर लेना, तो 4 चीजें ऐड होगी, 3 चीजें उसमें से माइनस होगी। कौन सी 3 चीजें माइनस होगी सर? पहला आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कुछ है, दूसरा कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगर है, और तीसरा कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है जो आपने राइट ऑफ नहीं किया है। मतलब सर आपके लॉसेस जितने भी आज तक के, अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर डेफर्ड एक्सपेंडिचर है या अगर आपने कोई एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं किया है, तो ये तीनों कोई असेट वेसेट नहीं है भाई, फालतू चीजें, इसको माइनस कर दे। क्यों माइनस करना? क्योंकि तुमने ऑल रिजर्व्स को इंक्लूड कर लिया है और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल को इंक्लूड कर लिया है, तो ये चीजों को माइनस कर देना। सर एक बार अपने जुबा केसरी बोलो, 3 चीजें कौन सी चीजें माइनस करोगे? पहला लॉस, दूसरा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तीसरा एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। ये 3 चीजें माइनस करोगे और 2 चीजों को इस तरीके से इग्नोर कर देना कि कभी था ही नहीं। पहला रीवैल्यूएशन ऑफ असेट से कोई रिजर्व क्रिएट होता है, मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व, और दूसरा अगर डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन को राइट बैक करके कोई अमाउंट आ रहा है तो उसको भी क्या कर देना? इग्नोर कर देना। मतलब क्या? उसको ना तो इंक्लूड करना ना एक्सक्लूड करना, मतलब है ही नहीं वो अमाउंट्स आपके लिए। पहला रीवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा राइट बैक। अरे मेरे मालिक, आपको ना बहुत सारे आंसर्स में नेटवर्थ का पूरा पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ता है, यहां पे नहीं, अलग से नहीं पूछते नेटवर्थ का डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, आगे जाके आपको दे देते हैं कि ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये है वो है। तो पहले आपको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ता है कि भाई 4 चीजें ऐड होती है, 3 चीजें माइनस होती है और 2 चीजों को इग्नोर कर देना। 4 चीजें क्या ऐड होती है? पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पीएनएल। उसके बाद 3 चीजें माइनस होती है। कौन सी चीजें? लॉसेस, एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तीसरा मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ। उसके बाद 2 चीजों को भूल जाना, रीवैल्यूएशन रिजर्व और राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन। अब सर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ओ हो दर्द है सर ये इंसान। ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या है सर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट आगे अपन पढ़ते हैं अपना सबसे प्यारा प्रोविजन, पेनल्टीज, जहां कभी ये लोग 1 लाख लिख देते, कभी 1 करोड़ लिख देते, कभी 10 करोड़, जहां मां लाइफ मां रूल्स चल रहा है लॉ का। तो पर पेनल्टीज में आप बहुत जगह देखते हो, पेनल्टी में 2 जने को कंप्लाइंस करना पेनल्टी लगती है। एक होता है कंपनी, दूसरा होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है सर? हम आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है, पर हम आपको बताएंगे OID, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन इंसान आ सकता है। तो सर मैंने कहा 7 लोग आ सकते हैं, ठीक है? याद करोगे सर? याद करोगे क्या? नहीं, नवंबर 2017 का पेपर था, नवंबर 2017 की बात है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जहां पे आपको 2 लाइन किसी और सेक्शन का लिखना था, बाकी पूरा आपको 2 क्लॉज 60 चिपकाना था। तो अब आप देख लो, योर लाइफ योर कॉल्स, ठीक है सर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन याद करना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चीजें ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आती है। सबसे पहला होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा की मैनेजरल पर्सन, तीसरा अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है कंपनी में। सर 2 चीजें याद करो पहले, होल टाइम डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन, ठीक है? WTD की मैनेजरल पर्सन। अब सर एक सवाल आएगा, सर WTD तो KMP में इंक्लूडेड होता है ना, तो अलग से क्यों लिखा? बोले मां लाइफ मां रूल्स। ऐसा नहीं होता सर, लॉ ना ये सारी चीजें करता है फॉर गिविंग क्लैरिटी। कभी कभी तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए तो फॉर एडिशनल क्लैरिटी लॉ जबरदस्ती भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तुमको ना PhD नहीं करनी है, ठीक है? पहला हो गया होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा हो गया की मैनेजरल पर्सन, तीसरा अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है किसी कंपनी में तो सच डायरेक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। वो डायरेक्टर जिसको बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। अगर वो डायरेक्टर भी नहीं है, तो ऑल द डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो सर 3 चीजें मैंने कही, होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन, सच। अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है तो सच डायरेक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और अगर सच डायरेक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड भी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
सारे के सारे। क्या लिखा हुआ है सर? वेयर देयर इज नो की मैनेजरल पर्सन सच डायरेक्टर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ एंड हु हैज और have given consent in writing to the board or all the directors have no directors is specified। जाने दो, तुम इतना याद करो, अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है, अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है, सच डायरेक्टर एज में बी स्पेसिफाइड, वो भी नहीं है, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। 3 पॉइंट हो गया सर। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या है? एनी पर्सन अंडर हुज इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड और की मैनेजरल पर्सन। बस सर, अगर आप बोर्ड या की मैनेजरल पर्सन के एक लेवल नीचे हो एंड यू वर एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन द कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ और अगर आपने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मैं ना मुंबई एयरपोर्ट में काम करता था, तो मुंबई एयरपोर्ट में मैं सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था। अगर सीईओ ने कोई फ्रॉड किया होता, सीईओ ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया होता और मैं अगर उनका साथ देता, तो मैं दोनों कंडीशन मीट करता। पहला कंडीशन क्या? आई एम अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी की मैनेजरल पर्सन एंड आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सच कॉन्ट्रावेंशन, तो मैं भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जाता, नो मैटर मेरा एज, नो मैटर मेरा एक्सपीरियंस, नो मैटर मेरा क्वालिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद क्या कहा? एनी पर्सन who is under whose instruction board is accustomed to act। अगर किसी के कहने पे बोर्ड काम करने के लिए बाउंड है, तो वो इंसान जो कह रहा है ना, वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। मतलब सर इन ऑल बताऊं ना, वो इंसान जिसका कंपनी में थोड़ा सा भी चलता है ना, वो बंदा ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है। क्या कहा मैंने? वो इंसान जिसका कंपनी में थोड़ा भी चलता है, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है। 5 चीजें हमने याद की। पहला, होल टाइम डायरेक्टर। दूसरा, की मैनेजरल पर्सन। तीसरा, अगर केएमपी नहीं है तो सच डायरेक्टर्स एज में बी स्पेसिफाइड, और अगर वो भी नहीं है तो ऑल दी डायरेक्टर्स विल ऑफ द बोर्ड। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट क्या याद किया? अगर अ पर्सन हु इज अंडर इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड और की मैनेजरल पर्सन एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, under immediate authority and actively participates। Fifth, any person on whose advice or instruction the board is accustomed to act, board जिसके instruction पे काम करना चाहता है। और sixth और seventh सर, sixth point क्या है? any person who is aware of the contravention और एनी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। तुमने कुछ किया नहीं, तुम बाजू में बस बैठ के देख रहे थे, अच्छा हो रहा है, वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। एंड लास्ट इन केस ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स की बात आती है ना, तो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहला, शेयर ट्रांसफर एजेंट, दूसरा रजिस्ट्रार, और तीसरा मर्चेंट बैंकर्स। 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा 2 क्लॉज 60 आपको लिखना पड़ जाएगा। 7 पॉइंट है, एक बार मेरे साथ याद कर लो। अरे अगर नहीं याद हो रहा है ना, और ऑनलाइन वाले तुम अगर सो रहे हो ना, एक टांग पे खड़े हो जाओ, एक लगाओ अपने आप को, सब नींद उड़ जाएगी, सही में उड़ जाएगी। लगाया है हमने खुद को। सुनो 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 सुनो, मैंने क्या कहा? 7 पॉइंट आपको याद करने हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट के। पहला, होल टाइम डायरेक्टर। दूसरा, की मैनेजरल पर्सन। तीसरा, अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है, सच पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, अगर वो भी नहीं है तो ऑल द डायरेक्टर्स। सर ये 3 पॉइंट एक तरफ हो गए। अब 2 पॉइंट एक साथ याद करो। पहला, a person who is under the immediate authority of key managerial person and board and who actively participates in such contravention। आप actively participate को underline करोगे एग्जाम में, समझ आ रहा है आपको? उसके बाद ये हो गया अंडर अथॉरिटी। उसके बाद हो गया a person, बोलने से क्या होगा? A person on whose advice, instructions or directions the board of director is accustomed to act। ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट और हो गया सर, एनी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन। और लास्ट पॉइंट स्पेशली शेयर्स से रिलेटेड है। अगर शेयर्स के इशू या ट्रांसफर की बात हो रही है तो 3 लोग। पहला, शेयर ट्रांसफर एजेंट। दूसरा, रजिस्ट्रार। तीसरा, मर्चेंट बैंकर। यहां तुम ढीले क्यों हुए पता है? क्योंकि ये तुम्हारा कंफर्ट जोन के बाहर चला गया। बोले सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहने दो ना, मस्त ऐसा स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सब पढ़ाओ, थोड़ा मजा आएगा। पर एग्जाम में तो आएगा ना भाई। ये एग्जाम क्या बोले, मजा आना चाहिए बच्चे को क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त, ऐसा सोच रहा है क्या एग्जामिनर? चलो सर आगे बढ़े। 1 पर्सन कंपनी हमारा फेवरेट। 2 क्लॉज 62। 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या? जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं। हाँ बोल रहे हैं। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ओनली हैज 1 मेंबर। उसके बाद सर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है 2 क्लॉज 68। बोलो 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में क्या आता है सर? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज 3 कंडीशंस इन इट्स आर्टिकल। 3 चीजें वो अपने आर्टिकल में लिखा रहता है, याद कर ले बेटा। पहला, यू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। तीसरा, प्रोहिबिट्स इशुएंस, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज। 3 कंडीशन क्या कहा मैंने? पहला, रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। तीसरा, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी। मतलब
आपस में शेयर्स इधर उधर ज्यादा ट्रांसफर मत करना, मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होंगे, और तीसरा पब्लिक से तो पैसे कभी मत मंगवाना। पता चला प्राइवेट कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड डाल रही है, हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक में से जिसको आना इन्वेस्ट कर दो, अरे तो वो तो पब्लिक कंपनी हो गई ना। नहीं, अब ये तीनों कंडीशंस जो है अपने कहां पे लिखोगे? मेमोरेंडम में। अरे आर्टिकल्स में लिखोगे, मेमोरेंडम में तो सिर्फ 6-7 चीजें आती है ना भाई। नेम क्लॉज, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑथराइज शेयर का। सर आप ना आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो सर। आज चैप्टर 1 की बात हुई है, हमको चैप्टर 2 से नहीं आता है, अभी सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ाओ, है ना नालायको। तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में सर 3 चीजें आती है। पहला क्या? आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ट्रांसफर, दूसरा लिमिट कर रहे हो ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड थर्ड प्रोहिबिट। 3 वर्ड याद कर लो सर, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हो? शेयर्स मत बेचना। लिमिट क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिट क्या कर रहे हो? पब्लिक से पैसे नहीं चाहिए। अब सर लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 में खेले। अगर 2 लोग मिल करके ज्वाइंट शेयर होल्डिंग करते हैं, मैं और मेरी यूएस में एक वाइफ है, नोशनल मैंने बना रखा है, तो मैं और मेरी वाइफ अगर मिल करके रिलायंस के शेयर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में लेते हैं, तो क्या हमको सिंगल शेयर होल्डर माना जाएगा, मतलब 2 जिस्म एक जान, कि अलग अलग जिस्म माना जाएगा? सिंगल। तो आपको ज्वाइंट शेयर होल्डिंग को सिंगल काउंट किया जाता है इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। उसके बाद मैंने कहा 2 चीजें और याद रखना, जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉइज होते हैं, फॉर्मर एम्प्लॉइज या करंट एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स लेते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स कैसे मिलता है? बाय वे ऑफ ईसॉप्स। क्या कहा मैंने? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। अगर उसके तहत आपको कोई शेयर्स मिलते हैं ना, तो आपको क्या नहीं माना जाएगा? फिर प्राइवेट मेंबर के अकाउंट में नहीं माना जाएगा। अब सर एक बात बताओ, रमेश काका करके हमारे एक एम्प्लॉय थे, उनको ईसॉप मिला, उन्होंने शेयर्स ले लिए कंपनी के, ठीक है, तो क्या उनको लिमिट में नंबर ऑफ मेंबर्स में गिनेंगे? नहीं। पर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कंपनी, उसके बाद छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तब गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? तब वो एम्प्लॉय नहीं है, जब छोड़ दिया तो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे सर। वंस एन एम्प्लॉय, नालायक, सुनो सर, वंस एन एम्प्लॉय अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान लिया है तो हम उसको कभी भी मेंबर्स में नहीं काउंट करेंगे। उसके अलावा हम सारे लोगों को 200 की लिमिट में काउंट करेंगे। सर इस पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब सर आगे बढ़े। 2 क्लॉज 71 क्या है? पब्लिक कंपनी। देखो तुमने प्राइवेट कंपनी की इतनी मेहनत कर ली, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पब्लिक कंपनी तुम्हारा भाई कर लेगा, तुम टेंशन मत लो। पब्लिक कंपनी कहां डिफाइंड है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। प्राइवेट कंपनी कहां डिफाइंड था? 2 क्लॉज 68। एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल ईयर 2 क्लॉज 41। 1 पर्सन कंपनी। सर हमको बस प्राइवेट कंपनी का आता था, ताजा ताजा पढ़ाया था। हमारा क्या होता है? फीफो बेसिस पे चलता है, फर्स्ट इन फास्टेस्ट आउट। फर्स्ट फास्टेस्ट आउट डालो और फटाफट निकल जाते हैं नालायक। 260 क्या है सर? 260 ऑफिसर इन डिफॉल्ट। 262 1 पर्सन कंपनी। 268 प्राइवेट कंपनी। 271 पब्लिक कंपनी। इसके बाद बढ़ेंगे 269 प्रमोटर, वो तेरे को अच्छे से याद रहेगा। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होता है सर? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। वाह 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 सर, पब्लिक कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जैसे आपने गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ा था कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, उसी तरीके से सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। मतलब सर मेरी एक बात सुनना, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये क्या है? ये पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड। बी प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी है। पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, तीसरा प्रोहिबिट्स इशुएंस ऑफ एनी सिक्योरिटी। ये 3 चीजें कहां लिखी है? बी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में। मेरे को बताओ क्या बी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? द आंसर इज प्राइवेट कंपनी नहीं हो, तुम क्या हो? पब्लिक कंपनी हो। सर तुम दिल से भले प्राइवेट कंपनी होगे, पर क्योंकि तुम एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो ना, इसलिए आपको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। सर ऐसा क्यों कहा है इन्होंने? बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक है, तुम समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक है कि प्राइवेट है? वो तो सर पब्लिक कंपनी है। अब सर पब्लिक कंपनी में ढेरों कंप्लायंसेस होते हैं, पर रिलायंस अगर कंप्लायंस से बचना चाहे वो क्या करेगा? सारा पैसा इस कंपनी में लेगा और फिर नीचे उसको एक प्राइवेट कंपनी में डाल देगा, और फिर इस प्राइवेट कंपनी से पूरा बिजनेस चलाएगा। इस प्राइवेट कंपनी को कंप्लायंसेस नहीं लगेंगे और वो बच जाएगा। तो लॉ ने बोला भाई ऐसा नहीं होगा, हर पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी जो है वो पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट।
सर रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन छू, बोलो है हिम्मत, आएगा नहीं? चलो सर रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है सर, आगे हर जगह डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स लिखा होता है। रिलेटिव मतलब कौन? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये देखो यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये सर पे बैठा कौन है सर? कौन बैठा हो सकता है सर पे? स्पाउस, ठीक है? तो ये अगर इंसान है, इसका अगर अपन रिलेटिव देखें तो सर पे बैठा है स्पाउस, मम्मी पापा, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स हस्बैंड, डॉटर्स वाइफ। अच्छा नहीं, इंडिया में लीगल नहीं है, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है? ये क्या हो गए? ये आपके रिलेटिव हो गए। कौन? मैं इंसान हूं, मेरा स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स। मेरे पापा देख रहे होंगे घर में, बोले क्या कर रहा है ये तो पढ़ाऊंगा बोल रहा था। चलो सुनो सुनो सुनो, रिलेटिव के डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्पाउस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। अब सर यहां पे जिन पे मैंने ऑरेंज सर्कल मारा है ना, इन लोगों के स्टेप भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर नहीं इंक्लूड किया है। क्यों? पूछो उनको, मेरे को गालियां मत दो, पूछो, मैंने नहीं बनाया है। अब सर एचयूएफ के केस में, कौन एचयूएफ मतलब कौन? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एचयूएफ के रिलेटिव माने जाते हैं। सर क्या आपको रिलेटिव का डेफिनेशन याद हुआ? पक्का पक्का। चलो अब सर छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? कुछ तो छोटा होगा। हे भगवान, राम 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 राम, सुबह सुबह भाई साहब। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? यार मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है? ये लोग बिगाड़ रहे हैं मेरे को, तुम ऑनलाइन वाले, तुम तो मेरे को जानते ही हो। अरे सर सुनो, स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड है? स्मॉल कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 85 में। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी का सबसे पहला पॉइंट है अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती, तो प्राइवेट कंपनी होगा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में दो चीजें होती है सर, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा टर्नओवर। आपका पेड अप शेयर कैपिटल एक लिमिट से कम होना चाहिए, टर्नओवर एक लिमिट से कम होना चाहिए। सर लॉ में तो कुछ भी लिखा है। फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू बता क्या लिमिट होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है और टर्नओवर 20 करोड़ से कम है, उनको क्या माना जाएगा? स्मॉल कंपनी माना जाएगा। सर एक बार अपने मुंह से बोलो ना, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल विच विल नॉट एक्सीड 2 करोड़ और टर्नओवर विच विल नॉट एक्सीड 20 करोड़। 2 और 20, 2 करोड़ और 20 करोड़। सर ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रूल्स में। रूल्स कौन बनाता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाता है। कैसे बनाता है? एक्ट में पावर दिया जाता है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिख करके एक्ट में पावर देते हैं। जब एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखते हैं तो वो पावर चला जाता है रूल्स में, और रूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 2 करोड़ या उससे कम, टर्नओवर कितना? 20 करोड़ या उससे कम। अब सर मेरे को एक फटाफट एक बात बताओ, एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1.9 करोड़ पर टर्नओवर है 21 करोड़, तो पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है। क्या ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? अरे हो गया ना, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम। सर दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सैटिस्फाई होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 20 करोड़, तब जाके क्या माना जाएगा? स्मॉल कंपनी। अब सर ये तो था बच्चों वाला डेफिनेशन। लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल which shall not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees, or turnover which shall not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not exceed 100 crore rupees. तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? हाँ तो सर देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्लास में बहुत डिटेल में अपन समझते हैं, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो आपके लिए 2 लिमिट इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ और 20 करोड़ की। पर एग्जाम में जितने बार भी क्वेश्चन आए, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में ये पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर पूरा लैंग्वेज लिखते हैं। तो अगर मैं एक बार मेरे को मौका दो आपको याद करवाने का, होता है तो होने देना, नहीं तो जाने देना, ठीक है? इन्होंने बोला पेड अप शेयर कैपिटल कितना और टर्नओवर कितना, वो 2 करोड़ और 20 करोड़ अभी भूल जाओ, मैं बता रहा हूं लॉ में क्या लिखा है। लॉ में लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल शेल नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन रुपीज 100 करोड़। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सीजी को बोला तू प्रिस्क्राइब कर ले, पर उसने उसको मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बता दिया कि सीजी जब तू पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट प्रिस्क्राइब करेगा ना 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में प्रिस्क्राइब करना। तो सीजी ने कितना प्रिस्क्राइब किया? 2 करोड़।
और टर्नओवर जब प्रिस्क्राइब करेगा ना 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में रखना, तो सीजी ने कितना प्रिस्क्राइब किया? 20 करोड़। क्या सीजी टर्नओवर 110 करोड़ का प्रिस्क्राइब कर सकता था? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है। तो लिमिट क्या है एक बार बोल दो सर? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़। ठीक है, समझे क्या? और एक्चुअल क्या याद रखना है? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़। सर उसी पे क्वेश्चन आएगा। एक चीज बता दूं, एक्ट में रूल्स बनता है, मतलब एक्ट में पावर देते हैं रूल्स बनाने का, तो जो रूल्स के नाम होते हैं ना वो एक्ट के चैप्टर्स के नाम पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं प्रिलिमिनरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो यहां पे जो रूल्स बने ना उनका नाम है कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। क्या बोला सर मैंने? ये देखो, एज पर कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। सर क्या रूल्स याद करना जरूरी है? देखो, जहां आसान है, जहां चैप्टर के नाम पे डिपेंडेंट है, वहां पे तो याद कर लो। जहां पे कोई नया रूल्स आएगा तो वो वैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको याद करना ही पड़ेगा। जहां आसान है वहां याद कर लो, जहां आसान नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। तो रूल्स तो याद करने होंगे। और भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है रूल्स। एक बार के लिए चलो मैं लिमिट्स पेनल्टीज वगैरह मान भी लूंगा, रॉकेट साइंस है, पर रूल्स याद करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, चैप्टर के नाम पे ही डिपेंडेंट होता है। अब सर स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बच्चों वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। 3 ऐसे कंपनीज हैं जो स्मॉल कंपनी में कभी भी नहीं आ सकते। पहला, होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। यस, देयर आर 3 कंपनीज व्हिच कैन नेवर बी कॉल्ड अ पब्लिक स्मॉल कंपनी। एक तो ऊपर हमने पढ़ लिया पब्लिक कंपनी, वो तो छोड़ दो। 3 और कंपनी है, पहला होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अगर आप किसी और कंपनी के होल्डिंग हो तो आप छोटे कैसे हुए भाई? तुम तो होल्ड कर रहे हो किसी और कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आते। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ स्मॉल कंपनी। एंड तीसरा, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। अरे क्या देख रहे हो? ये देखो ना, लॉ में लिखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, मतलब स्मॉल कंपनी का क्लॉज नहीं एप्लीकेबल होगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 को, और किसी स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी को। सर याद 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 याद, सेक्शन 2 क्लॉज 85। जो भी सुने नहीं अभी तक मेरी बात अभी सुन लो। 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी को डिफाइन करता है। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ रुपीस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंपनी व्हिच कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ स्मॉल कंपनी। पहला, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी। एंड तीसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अब सर क्या पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है? नहीं, हमेशा प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होगी। आगे बढ़े सर। सब्सिडरी, वेरी गुड। सब्सिडरी, क्या कहा मैंने? सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या होता है सर? अगर कोई होल्डिंग है तुम्हारा तो तुम उसके सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी कैसे बनते हैं सर? सुन लो एक बार। सब्सिडरी, अगर मैं किसी कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाना चाहता हूं तो आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। पहला, यू हैव कंट्रोल ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। या तो आप बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हो, या मोर देन 50-50 छोड़ो, मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय यू। आपके पास आधे से ज्यादा वोटिंग पावर है। क्या है सर वोटिंग पावर? सर पेड अप शेयर कैपिटल कहां आया था? गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में, जहां लिखा था नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी बाय सीजीएसजी और पार्टली बाय बोथ। घर जाके जब रिवीजन करोगे ना, ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना रुक के, ठीक है? कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 जो एसोसिएट कंपनी का था वहां वोटिंग पावर लिखा था। सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो गवर्नमेंट कंपनी का था वहां पेड अप शेयर कैपिटल लिखा था। 2 क्लॉज 87 जो सब्सिडरी कंपनी का है वहां क्या लिखा है? वोटिंग पावर। तुम वोटिंग पावर की जगह पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है ना, काट देगा और कट जाएगा, ठीक है? ही विल नॉट गिव यू मार्क्स। वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल में फर्क है। तो मैंने क्या कहा सर? सब्सिडरी कंपनी में 2 तरीके से आप किसी को अपनी बना सकते हो सब्सिडरी। पहला, इफ यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, अगर आप बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हो। दूसरा, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय सच कंपनी। अब सर कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब क्या? अगर आपके पास उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यू हैव द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, या तो आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर रखते हो, तो क्या कहलाएगा वो? पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी को क्या कहोगे आप? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। अरे सर ये देखो क्या लिखा है, subsidiary company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercises more than half of the total voting power। या तो आप composition of board को कंट्रोल करते हो या आप आधे से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो। अब सर सुनो, सब्सिडरी कंपनी में
अगर एक बात बताओ मेरे को, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, सी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी कैसे? मान लो 100% होल्डिंग है, होल्डी ऑन सब्सिडरी है। अब बी लिमिटेड का डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, कितना? 51%। तो मेरे को बताओ क्या डी लिमिटेड, ये जो डी लिमिटेड है, क्या ए लिमिटेड की सब्सिडरी है? ये सर, क्यों? क्योंकि आपका जो होल्डिंग हम चेक करेंगे ना, हम सारे सब्सिडरीज के थ्रू मिला करके चेक करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल सर, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है और ये सी लिमिटेड है। बी लिमिटेड जो है डी लिमिटेड में होल्ड करता है 35% और सी लिमिटेड होल्ड करता है 35%, ठीक है, ये 100% है, ये 100% है। मेरा सवाल ये है, क्या डी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है? यस सर, यस। आप कंबाइंड कंट्रोल देखोगे, ए लिमिटेड का कितना कंट्रोल है, वो इस तरफ से 35% कंट्रोल है, इस तरफ से 35 कंट्रोल, टोटल 70% कंट्रोल है, तो आप सब्सिडरी बन जाओगे। क्यों? मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर रिक्वायर्ड होता है। तो सर वोटिंग आपको सब्सिडरी बनाने के लिए दो कंडीशन है, या तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड और मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। अब सर देखो सर, अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड करते हो, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मुकेश अंबानी का ना, मुकेश अंबानी रिलायंस जियो में 60% होल्ड करता है। अब उसने जो अपने 60% शेयर्स थे वो दे दिए किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। बोले रिलायंस थोड़े दिन के लिए मेरे शेयर्स अपने पास रख ले, ट्रस्टी के कैपेसिटी में, फिड्यूसरी कैपेसिटी में, मैं बाद में वापस ले लूंगा। तो अब मेरे को यह बताओ, क्या रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी बन गई? नहीं सर, अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड करते हो तो नहीं बनेगी। तो क्या सर अभी भी रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की सब्सिडरी है? क्या अभी भी रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की सब्सिडरी है? मालिक, सब्सिडरी आप सिर्फ कंपनी के हो सकते हो, इंसान के सब्सिडरी नहीं हो सकते। मुकेश अंबानी की कोई सब्सिडरी नहीं है, यहां पे फालतू फंस जाते हो तुम लोग। बोले यही लॉजिक होगा ना। बोले सर फिड्यूसरी कैपेसिटी पढ़ा रहे हैं तो अपना ध्यान कहीं और जाना नहीं चाहिए, फिड्यूसरी कैपेसिटी पे ही रहना चाहिए। अरे कंपनी की सब्सिडरी बनते हो आप, कभी इंडिविजुअल की सब्सिडरी नहीं बनते। अगर मैं मेरी कंपनी में 75% स्टेक होल्ड करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? सब्सिडरी है वो मेरी? नहीं सर, मैं मेंबर हूं उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। सर अपने ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो भी गए खत्म, एक पढ़ लेते हैं सर प्रमोटर का, उसका फेवरेट, ठीक है। प्रमोटर का डेफिनेशन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर के डेफिनेशन में हो खुशी, ओहो सर, प्रमोटर के डेफिनेशन में 3 चीजें आती है, एक बार मेरे साथ रीड करो। प्रमोटर मींस अ पर्सन। तुम लोगों के पास बुक्स आई नहीं, वो मैंने उसको बोला था ये किसी को अगर यूज करना हो तो एक्स्ट्रा रखिए। सुनो सुनो सुनो, प्रमोटर मतलब क्या? प्रमोटर मींस अ पर्सन who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return। अब आपको पता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एनुअल रिटर्न क्या होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे हम शादी करते तो हमारा बायोडेटा बनता है, वैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है। और एनुअल रिटर्न क्या होता है? वो जो तुमको हर साल फाइल करना होता है। पूछूंगा नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा है पूछने का कितने दिन के अंदर, पर राम राम भाई। सुनो, प्रमोटर मींस क्या? प्रमोटर मींस अ पर्सन हुज नेम, या तो आपने उसका नाम लिख दिया एज अ प्रमोटर, कहां पे? या तो प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में। उसके बाद हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी चक्कर चल रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब ही कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी directly or indirectly। and third, in accordance with whose advice, direction or instruction the board of director is accustomed to act। सर बहुत सिंपल सवाल, आकाश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी का बेटा। क्या आकाश अंबानी रिलायंस का प्रमोटर है? अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आकाश अंबानी के बात पे रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करेगा? करेगा ही ना। तो भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोटर तो हो गया ना। हमको क्या समझ आता है कि प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी बनाया। भाई धीरूभाई अंबानी ने कंपनी बनाया, पर धीरूभाई अंबानी प्रमोटर नहीं है। मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, सबके सब प्रमोटर हैं कंपनी के। आप अगर देखोगे रिलायंस का तो प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग कंपनी के प्रमोटर है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर 3 तरीके से बन सकते हो। पहला, आपने अपना नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर लिख दिया, मतलब अगर रिलायंस आज के डेट में प्रोस्पेक्टस लाएगा तो वहां पे वो लिखेगा कौन कौन प्रमोटर है। अगर वो शुभम सिंघल भी लिख दिया ना तो शुभम सिंघल भी प्रमोटर हो गया। दूसरा, आप अगर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आप प्रमोटर बन जाओगे। तीसरा, अगर आपके एडवाइस या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है। सर मेरे को ना डेजा चू हो रहा है, डेजा वू, फुकरे, डेजा चू,
ना पढ़ाई करते हो ना मूवी देखते हो, नालायक हो। सुनो सर, डेजा चू हो रहा है मेरे को। अभी अभी हमने कहीं अकस्टम्ड टू एक्ट पढ़ा था, कहां पढ़ा था सर? हाँ पढ़ा था, याद आ रहा है सर, कहां पढ़ा था वो थोड़ा, अरे बोलो नालायको। चंचल मुक्ता कहां पढ़ा था? Officer in default, any person on whose advice, instructions or directions the board of directors is accustomed to act, वो भी officer in default के definition में आ जाएगा। सर officer in default 2 clause 60, 1 person company 2 clause 62, promoter खुशी देखो भाई के चेहरे पे। बोले वो 3 Idiots देखा है, उसमें वो जाके ऐसे कॉलेज में बैठ जाते, बचपन से सपना था यहीं आके बैठूंगा, ऐसी चीजें सीखूंगा। चलो सर, ये आपका पूरा रिवीजन हो गया चैप्टर 1 का, जो आपको चाहिए था चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब अपन क्या पढ़ेंगे? 10:30 बज रहे हैं। अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाएंगे। कौन सा सर छोटा सा कॉन्सेप्ट? चैप्टर 2। उठाऊं नहीं उठाऊं? उठाऊं, वेरी गुड, आई लाइक दिस। भाई अगर अभी वाले जो नए नवेले आए हैं May 23 के लिए, गाली मत देना, May 23 वाले जो आए हैं नए नवेले, बोलेंगे सर रहने दो ना, आज अभी क्या कोर्स खत्म करना है क्या अपने को आज? चलो सर, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करना है। तो आपका जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक है, जिसका आपको पीडीएफ बाद में डाउनलोड करने मिल जाएगा या फिर नीचे ऑफिस से ले लेना आप, क्या आपको ना वहां पे क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने में, आपको होमवर्क बता रहा हूं, एक बार अपने नोट्स में लिख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मुक्ता, चंचल, प्रशांत, सबको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, इसमें 2 clause 87 के बारे में दिया हुआ है, जो सब्सिडरी कंपनी की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, 5 करना है, 1, 2, 5, 7 एंड 8। चलो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में ही करेंगे, मजा आएगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में ही करेंगे। पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, सुनना। फ्लोरा फौना लिमिटेड was registered as a public company, ठीक है? There are 230 members in the company as noted below. Public company है, 230 मेंबर है। Directors and relatives 50, employees 15, ex employees 10, 5 couples जो shares hold करते हैं 10 और others 145. The board of directors proposes to convert it into a private company. Advise whether reduction in number of shares is needed. सर प्राइवेट कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं? 200। सर अगर 200 होंगे तो प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं कि 199 चाहिए? एग्जैक्ट 200 होंगे तो चलता, मैं बना सकता हूं। अभी सर ये पूछ रहे हैं, पब्लिक कंपनी है, ये मेंबर्स हैं, हम इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो जितने मेंबर्स हैं उसी में कन्वर्ट करवा लें कि हमको कम करना पड़ेगा? तो सर अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है या उससे कम है तो अपने को कम नहीं करना पड़ेगा, वरना अपने को कम करना पड़ेगा। तो सर हमको गिनना है क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहला है डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, उसका कोई एक्सेप्शन है? नहीं, तो 50 हो गए। एम्प्लॉइज, उसका कोई एक्सेप्शन है? नहीं है ना, ठीक है, तो 0 हुए। उसके बाद एक्स एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय नहीं है, पहले हुआ करते थे, तो भी 0। उसके बाद 5 कपल्स जॉइंटली शेयर होल्डिंग, 10, अरे 10, 5 और अदर्स 145। कितने नालायक है देखो, एग्जाम हॉल में बैठा के तुमको 200 के लिमिट पे लाके रख देंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ी रहता है, अरे हाँ 200 है। यहां तो तुम्हारा रिस्क नहीं है ना कुछ, वहां तो गए नंबर, वहां तुम सोच रहे हो भाई 200 एग्जैक्ट था कि नहीं था। तो सर एग्जैक्ट 200 में भी प्राइवेट कंपनी बनती तो क्या इनको रिडक्शन करना पड़ेगा? नहीं। सर अभी जो हमने जितना डिस्कशन किया ना, तुमको लगता है दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इंटर का एग्जाम देने जाता होगा उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा? सबको पता होता है सर। खेल कहां बदलता है? खेल बदलता है आंसर लिखने में। द होल गेम चेंजेस इन प्रेजेंटिंग द आंसर। ये कॉन्सेप्ट तुमको लगा क्लास में सबने बोला, सबको आता था, पर अगर वहां भी गड़बड़ है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आया तो अपन अलग ही फाइट कर रहे हैं, फिर तो वो तो छोड़ ही दो। पर अगर तुमको कॉन्सेप्ट आ गया, एक बार प्रेजेंटेशन देखो सर, आंसर का आईसीआई मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन है। रेलेवेंट प्रोविजन सबसे पहले कौन सा प्रोविजन से रेलेवेंट है? प्राइवेट कंपनी 2 clause 68। 2 clause 68 of the Companies Act 2013, private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed. सर पहले के जमाने में इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा था, अभी इन्होंने हटा दिया, बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 person कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। सर
बहुत लोग यहां पे आंसर में तीनों के तीनों प्रोविजन लिख के आते, रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट भी लिख के आते, लिमिट वाला पॉइंट भी लिखते, प्रोहिबिशन वाला पॉइंट भी लिखते। क्यों? बोले आता है लिखूंगा। पर भाई टाइम, तुमको इतना बड़ा आंसर लिखना है, सीधा इसने फर्स्ट पैराग्राफ में टू द पॉइंट हिट किया कि आप अपने आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्ट करते हो, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। आपने वो बाकी दोनों आलतू फालतू पॉइंट लिखे ही नहीं। उसके बाद क्या लिखा? However, where there are two or more persons holding one shares jointly, then they shall, for the purpose of this clause, be treated as single member. ठीक है? उसके बाद इन्होंने लिखा further provided that person who are in employment of the company and person who have been formerly in employment of the company shall not be included in the number of members. सर प्रेजेंटेशन देखो, पहले प्राइवेट कंपनी में की पॉइंट, उसके बाद जॉइंट मेंबर्स को सिंगल मेंबर माना जाएगा और फिर फॉर्मर एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। In the given case, Flora Fauna Limited was converted into a private company only if the total number of in the company are limited to 200. Total number of members are director 50, couples 5, others 145. बाकी दोनों इसने हटा दिया और बोला टोटल नंबर कितने आ गए? 200. Therefore, there is no need for the reduction in number of members to the existing 200, which does not exceed the limit of 200. मतलब सर फ्लो देखो, पहले लिखा रेलेवेंट प्रोविजन, सारी चीजें कवर कर ली, उसके बाद लिखा फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद कंक्लूजन, खत्म। कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखा। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं आपको। समझे? कूल। चलो सर, आपने क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होमवर्क लिखा? क्वेश्चन 1 2 5 7 8 तो हो गया, 1 2 5 7। अब सर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको प्लीज अगर हो सके तो लिख लेना, बाकी भले रीड कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 5 बस लिख लेना, ठीक है? ताकि आपका, अगर आप हर दिन एक क्वेश्चन भी लिखोगे ना, आपका सही में थियरी फॉर लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। आप अगर अगले 30 दिन, बस चलो 30 दिन ऐसी तैसी, बस 21 दिन अगले, जस्ट 21 डेज। 21 डेज सर स्नैपचैट यूज करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हो? हाँ सर, स्नैपचैट में कैसा होता है? स्ट्रीक होता है। एक 21 डेज का आज से स्ट्रीक शुरू कर लो, सिर्फ 21 दिन एक आंसर, कोई भी आंसर, भले कितना छोटा आंसर क्यों ना हो, भले कितना बड़ा आंसर क्यों ना हो, बस एक आंसर लिखना है अपने को नोट्स में। मैं अपने तरफ से आपको बता दूंगा एडवाइजेबल कौन सा होगा, वो आपको नहीं लिखना है, ऐसी तैसी जो लिखना है, पर एक आंसर। क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आंसर पढ़ना है तो पढ़ो, पूरा आंसर का प्रेजेंटेशन देखो और लिख लो। चाहिए तो ये फ्लोरा फौना वाला लिख लेना, पढ़ लिया आपने आंसर, आपको समझ आ गया प्रेजेंटेशन क्या है, फिर लिख लो। पर एवरी आंसर अ डे, 21 डेज का स्ट्रीक है, बताओ कौन कौन करेगा? अरे हाथ उठा लो यार। हाँ, तो मैंने किस चीज के लिए हाथ उठाया? कौन कौन स्नैपचैट यूज करता है? चलो सर, 15-20 मिनट और एक और चैप्टर पढ़ेंगे, 2-3 बेसिक प्रोविजन समझेंगे, फिर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले शुरू करें कि तुम नालायक हो? अंकिता कह रही है मैं करूंगी, धीरज, मुस्कान, जबीन, सारे नाम देखे देखे लग रहे हैं। वेरी गुड। चलो सर, आपको एक चीज सिखाऊं, अभी एग्जाम आ गया है, अपना ना लाइफ का कंट्रोल अपने पे वापस ले लो, खुश हो जाओगे जिंदगी में। लाइफ का कंट्रोल वापस लेना मतलब क्या? हम लोग सोचते हैं पढ़ूंगा, फिर हम सो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं सुबह उठूंगा, फिर हम उठ नहीं पाते। ये सब क्यों होता है पता है? आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस नहीं ले रहे हो। ऐसा क्यों होता है पता है? हर दिन जब आप सोचते हो मैं उठूंगा और नहीं उठते हो ना, उस दिन आप अपने आप को ढील छोड़ देते हो। आपको लगता है इट्स ओके टू बी नॉट डूइंग थिंग्स विच यू शुड डू। द ओनली वे टू टेक बैक कंट्रोल इज स्टार्टिंग टुडे व्हाट यू कैन डू इज, जो भी चीज आपको आज के दिन में करना है उसको एक पीस ऑफ पेपर में लिखो, उतना ही लिखो जितना कर पाओगे। ऐसा नहीं 18 घंटा पड़ेगा आज भाई तुम्हारा, उतना ही लिखो जितना कर पाओगे, भले वो 6 घंटा क्यों ना हो। वो 6 घंटा लिख दिया ना पीस ऑफ पेपर में, समझ लेना कुछ भी हो जाए वो 6 घंटा पढ़ूंगा। धीरे धीरे जब करोगे ना तो वो एक दिन 6 घंटे को 16 घंटे भी लिख पाओगे। पर ऐसा नहीं 18 घंटा पड़ेगा तुम्हारा भाई, 6 घंटा पढ़ा और फिर बोले यार मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मुझसे तो कोई भी टारगेट अचीव ही नहीं होता है। तो ये अभी मेंटालिटी आपको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा अगले 2 महीने में। सो गेट बैक कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर तुमको लग रहा है मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, प्रैक्टिकली पता है नहीं हो पाएगा, तो 8 बजे अगर उठना है तो लिखो पेपर पे 8 बजे। और जब 8 बजे उठ रहे हो ना, एक ही चीज सोचो कि भाई तू सो नहीं सकता,
तू अगर सो जाएगा ना तो तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. यू कैन नॉट स्लीप बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2 months. अदरवाइज यू कैनॉट गिव वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव इन योर पेपर. पास हो गए फेल हो गए वो तो बहुत अलग ही खेल होता है. मैं बोल रहा हूं जितना तुमको दिल से करना है वो तुम नहीं कर पाओगे. ज्ञान हो गया खत्म. चलो सर चैप्टर 2 शुरू करते हैं. व्हाट इज चैप्टर 2? चैप्टर 2 ये वो चैप्टर है जो आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का आता है. आज और कल में रिवीजन खत्म हो जाएगा. आज और कल में रिवीजन खत्म हो जाएगा. पेपर में 10 से 12 नंबर का आता है. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सुनना, सारी चीजें समझ आ जाएगी. सर चैप्टर 2 शुरू होता है सेक्शन 3 से और खत्म होता है सेक्शन 22 पे. 3 से शुरू होता है 22 पे खत्म होता है. मेरे साथ आपको सारे सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे. मैं बीच बीच में ऐसा ही गेम खेलता रहूंगा. जैसे कि 287 क्या है? क्या है? 245, 269. ठीक है चलो सर सुनो. चैप्टर 2 जो है वो आपका सेक्शन 3 से शुरू होता है, 22 तक जाता है. सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 3. ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी तक नहीं बताए हैं, जैसे कि आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये सब क्या होता है. आपके कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटीज, ये सब क्या होते हैं. ये सब देखो एग्जाम में नहीं आते. और अब आपको बाई टाइम आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी क्या चीज क्या होती है. पर आगे जैसे जैसे जहां रेलेवेंस लगेगा तुम लोगों को चाहिए तो मेरे को पूछ भी लेना क्लास के बाद, या मैं बता भी दूंगा वैसे भी. ठीक है ओके, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो. सर सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट. सर यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट. मतलब क्या? सिर्फ लीगल काम के लिए कंपनी बनाओगे. सर क्या मैं इलीगल काम के लिए कंपनी बना सकता हूं? अरे लिखा है ना, मे वर्ड लिखा है ना, मे. तो सर उसके बाद एक और चैप्टर है ना अपना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. क्या कहता है? ही इंक्लूड शी. पर बैल लिखा है तो गाय मत मानना. पढ़ी है ना ये सारी चीजें. और उसके बाद वहां पे क्या लिखा है? मे कैन इंक्लूड शैल, शैल विल इंक्लूड मे. हम ठीक नहीं करेंगे, हम ऐसी चीजें बोल देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओ. तो सर एक कंपनी जो है वो सिर्फ लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनेगी. कितने नंबर्स होंगे कंपनी में? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, प्राइवेट में मिनिमम 2, 1% कंपनी में मिनिमम 1. अब सर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे कैसे? बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. आप कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करोगे. अब सर ये हो गया बेसिक कंपनी के बारे में. अब मैं आपको बताता हूं 1% कंपनी के बारे में. 1% कंपनी जब आप फॉर्म कर रहे हो ना तो आपको एक नॉमिनी बैठाना पड़ेगा. नॉमिनी मतलब क्या? अ नॉमिनी इज अ पर्सन who will become the member of the company in the event of death or incapacity of the sole member. अगर शुभम की एक 1% कंपनी है तो शुभम के इनकैपेसिटी या डेथ के बाद जो बंदा मेंबर बनेगा वो बंदा कौन हो जाएगा? नॉमिनी. ये नॉमिनी में ऋतिक रोशन को बना दूं? नहीं सर, आपको नॉमिनी का रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा. द नॉमिनी विल हैव टू गिव अ प्रायर रिटन कंसेंट. और ये प्रायर रिटन कंसेंट है ना, आप रजिस्ट्रार के पास भी ले जा करके दोगे, तब जाके क्या होगा? नॉमिनी प्रॉपर्ली अपॉइंट होगा. तो सर क्या मैं रमेश को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूं? हाँ रमेश को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूं. मेरे को क्या लगेगा? प्रायर रिटन कंसेंट. और मेरे को ये फाइल करना पड़ेगा. सर एक बार मैंने रमेश को अपॉइंट कर दिया, अब क्या मैं रमेश को हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकते हो. यू कैन ऑलवेज रिप्लेस द नॉमिनी. हाउ विल यू रिप्लेस द नॉमिनी? द सोल मेंबर विल हैव टू गिव अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार कि मैं ना रमेश को हटाना चाहता हूं. सॉरी, द सोल मेंबर विल हैव टू गिव अ नोटिस टू द ओपीसी. मेरी जो ओपीसी है ना उसको मैं नोटिस दूंगा. वो नोटिस लेकर के ओपीसी जो है वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास, तब जाके जो है रमेश हट जाएगा. ये क्या बात होगी सर? रिप्लेसमेंट की. क्या रमेश खुद से अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल, प्रिस्क्राइब फॉर्म में नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है. एक बार मेरे साथ पढ़ो सर क्या लिखा हुआ है. इन केस ऑफ अ 1% कंपनी एमओए टू स्पेसिफाई नॉमिनी. कहां लिखा होगा सर? मेमोरेंडम में. नॉमिनी कौन होता है? जो सोल मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेंबर बन जाता है. इन केस ऑफ 1% कंपनी द मेमोरेंडम शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है, उसके बाद द रिटन कंसेंट सो ऑब्टेन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब मैं कंपनी बनाऊंगा ना तो मैं रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के दूंगा. उसके बाद क्या लिखा है सर? विड्रॉल. क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूं अपना नॉमिनेशन? बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. क्या आपको रिप्लेस किया जा सकता है? यस, द मेंबर्स में बी रिप्लेस्ड और चेंज्ड एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इंटीमेटिंग द कंपनी अबाउट सच चेंज. वो इंटीमेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगा. अब सर सुनो, क्या नॉमिनी के बारे में आप मेमोरेंडम में लिखते हो? हाँ. अगर आप नॉमिनी में रमेश को हटा के सुरेश को ला रहे हो, क्या आप नॉमिनी चेंज कर रहे हो? हाँ. तो क्या उससे मेमोरेंडम चेंज हो रहा है? चेंज तो हो रहा है सर, पर क्या इसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाएगा? लॉ ने क्लियरली कह दिया कि अगर आप नॉमिनी को चेंज कर रहे हो तो उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा. और सर जैसे ही ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानोगे ना, आपको वो एसआर पास करना,
सेक्शंस का कंप्लायंस करना, ये सारे प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होंगे। आगे चल के एक सेक्शन है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या लिखा है, चेंज ऑफ सच नेम शेल नॉट बी डीम्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। समझे, सच नेम मतलब क्या, नॉमिनी का नाम। अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे हो तो उसको ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। समझे सर, ये क्या था सेक्शन, अरे बोलो, सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद सर सुनो, एक सेक्शन 3A है। क्या कहता है सेक्शन 3A, ध्यान से सुनना। एक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में? अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स एक लिमिट से कम हो जाए, अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स एक लिमिट से कम हो जाए, तो लॉ कहता है 6 महीने के अंदर, कितने समय के अंदर, 6 महीने के अंदर इसको सुधार देना। अगर 6 महीने तक नहीं सुधार पाए ना, तो उसके बाद जो कंटिन्यूइंग मेंबर हैं वो लोग सेवरली लायबल हो जाएंगे और उन पे सेवरली केस भी कर सकते हो आप। क्या मतलब, अगर सर समझना, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आज एक कंपनी में, एक पब्लिक कंपनी थी, उसमें 200 मेंबर थे, उसमें से 196 ने कर दिया रिजाइन, तो कितने बचे, 4। अब सर 4 क्या लिमिट से कम है? हाँ, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा इसको रिफिल करने का। 6 महीने के अंदर आपको 3 मेंबर और लाने पड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 7। पर आपने 6 महीने में नहीं लाया, उसके बाद भी आप बिजनेस कर रहे हो, और उसके बाद आपने यहां पे क्या किया था, मान लो 10 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है? तो ये जो 10 करोड़ का लोन है ना, वो अगर ये चाहे तो जो 4 मेंबर है ना, मान लो 4 मेंबर है, अमर, अकबर, एंटनी और शुभम, ये 4 मेंबर है, तो इन चारों में से इंडिविजुअली किसी के पास भी आकर के ये 10 करोड़ रुपए मांग सकते हैं। सर ये 10 करोड़ रुपए लिया किसने था, कंपनी ने, पर मांग किससे रहे, मुझसे या फिर अमर, अकबर, एंटनी से। क्यों? क्योंकि तुमको बोला था ना ये कंप्लायंस ठीक कर दो 6 महीने के अंदर, उसके बिना भी तुम बिजनेस चलाए जा रहे हो, नहीं चलेगा, अब तुम सेवरली लायबल हो गए। और मान लो मैंने पेमेंट नहीं किया, तो क्या मेरे पे केस कर सकता है? हाँ सर, अकेले किसी मेंबर पे सेवरली सू भी कर सकता है, जिसे पार्टनरशिप फर्म्स में होता था, पार्टनर्स आर सेवरली लायबल एंड कैन बी सेवरली सूड। वैसा ही हो जाएगा अगर आपकी कंपनी जो है 6 महीने के अंदर रिफिल नहीं करती। सर एक बार लॉ का लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, क्या हो गया, लिमिट से कम हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस नहीं भाई, एंड होता है, ये प्लस का मतलब एंड होता है, एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर्स इज सो रिड्यूस्ड। मतलब 6 महीने के बाद भी आप बिजनेस चला रहे हो, तो क्या होगा सर, every person who is a member during that time that it so carries business after those 6 months and is cognizant of the fact। सर अभी तक समझ आ रहा था, अचानक से इतना सारा लॉ का लैंग्वेज कहां से आ गया? अरे कीवर्ड्स पढ़ो, लाल लाल वाले शब्द पढ़ो, क्या लिखा है, every person who is a member आफ्टर दो 6 months एंड इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, कॉग्निजेंट मतलब क्या, आपको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, सच पर्सन शेल बी सेवरली लायबल फॉर द होल डेट्स एंड कैन बी सेवरली सूड देयरफॉर। समझे, मतलब क्या, अगर आपका नंबर ऑफ मेंबर्स, सिंपल, अगर आपका नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट से कम हो गया और 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चला रहे हो, तो वो लोग जो 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चला रहे हैं एंड आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट विल बी सेवरली लायबल एंड कैन बी सेवरली सूड। आया था सेक्शन 3A आपके नवंबर में, आई थिंक नवंबर 2018 में या मई 2018 में, पूरा का पूरा 4 नंबर का सेक्शन 3 है। लिखो, सिर्फ इन्होंने केस स्टडी बना दिया, बोले लिखो, आपको पूरा सेक्शन 3 लिखना था। समझे, अब सर सेक्शन 3 हो गया। अब सर 2 सेक्शन और है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में क्या आता है सर, व्हाट इज देयर इन मेमोरेंडम? देयर आर 6 क्लॉजेस दैट कम्स इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, अच्छा रुक जाओ, मेमोरेंडम का बहुत डिटेल है, उसमें नेम्स वगैरह भी है। अपन एक काम करते हैं, अपन सेक्शन 7 उठा लेते हैं। सेक्शन 7 क्या है सर? सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट, गुड, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर इनकॉर्पोरेशन, अगर मेरे को खुद की एक कंपनी बनानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो 4 स्टेप है। पहला स्टेप, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। दूसरा, आपको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। तीसरा, आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। चौथा, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सर पहला मैंने क्या किया, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे। कितने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे? 7। कितने सर? 7 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। याद करोगे एक बार सब मेरे साथ, 7 डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप स्क्रिबल करोगे तो आपको चीजें ज्यादा ध्यान रहेगी। 7 डॉक्यूमेंट जो आपको रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे। सबसे पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर, जो आपका मोआ एओए होता है तुषार कपूर के लैंग्वेज में, जो आपका एमओए एओए होता है, ये आप रजिस्ट्रार को दोगे। हो क्या रहा है सर? सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मेरे स्क्रीन पे देखो।
आपको अगर एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, अगर मैं हूं, मेरे को कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, तो मैं रजिस्ट्रार के पास 7 डॉक्यूमेंट लेकर के जाऊंगा। कौन से 7 डॉक्यूमेंट लेकर के जाऊंगा? सबसे पहला एमओए, एओए। दूसरा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? जब तक मेरी कंपनी बन नहीं जाती, तुम लोग मेरे से कम्युनिकेट कहां करोगे, वो एड्रेस मेरे को देना पड़ेगा। तीसरा, आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, 2 लोगों के पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। पहला आपके कंपनी के सारे सब्सक्राइबर्स के, और दूसरा आपके कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। सर पर्टिकुलर्स मतलब क्या? उनका नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे। कहां पे? जब आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। किसका किसका दोगे सर? सारे सब्सक्राइबर्स का भी दोगे और सारे डायरेक्टर्स का भी दोगे। डायरेक्टर्स के केस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, वो होता है डिन। डिन का फुल फॉर्म सर? अरे बोलो, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको डायरेक्टर्स की और 2 चीजें देनी पड़ेगी। पहला इंटरेस्ट और दूसरा कंसेंट। सर इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब उनका किसी और, कहीं और मन लगता है क्या उनका? अरे मन लगता है मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। आपका कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग है, आपका कोई फर्म में पार्टनरशिप है, आपको अपने सारे डायरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। मान लो मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, द रैंकर्सवेल लिमिटेड, उसमें अगर 4 डायरेक्टर्स हैं तो चारों डायरेक्टर का आपको नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी ये सब तो देना ही पड़ेगा, दिन नंबर देना पड़ेगा और साथ में बताना पड़ेगा हमारे डायरेक्टर्स का और कहां कहां पे मन लगता है, कहां पे इंटरेस्ट है, और उनका आपको कंसेंट भी देना पड़ेगा। कंसेंट क्या? कंसेंट कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? पर्टिकुलर्स में डालना पड़ेगा। सर पहला आपने मेमोरेंडम दिया, दूसरा एड्रेस दिया, तीसरा पर्टिकुलर्स दिया। पर्टिकुलर्स में 3 पॉइंट है। पहले पर्टिकुलर्स आपने दिया सारे सब्सक्राइबर्स का, फिर पर्टिकुलर्स आपने दिया सारे डायरेक्टर्स का, फिर आपने दिया इंटरेस्ट और कंसेंट। इंटरेस्ट और कंसेंट किसका लगेगा सर? सिर्फ डायरेक्टर्स का। सर यहां पे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्यों सर? क्योंकि ये जिंदगी के पहले पहले डायरेक्टर बनेंगे। तो सर सब्सक्राइबर को फर्स्ट सब्सक्राइबर क्यों नहीं कहते? अरे सब्सक्राइबर्स एक ही वर्ड होता है, शेयर होल्डर्स बनते हैं बाद में, सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट सब्सक्राइबर्स क्या बोलोगे? तो सर आपके ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। और 2 पॉइंट है, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपको 2 पॉइंट और क्या है? दोनों डिक्लेरेशन का ही है। पहला डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि एक्ट और रूल्स का कंप्लायंस हो गया है, ठीक है। दूसरा डिक्लेरेशन देगा आपका सारा सब्सक्राइबर और सारा का सारा डायरेक्टर। सारे सब्सक्राइबर्स और सारे डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे? कि हम किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हैं, वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। दूसरा, हम गिल्टी नहीं है किसी फ्रॉड या मिसकंडक्ट के। और तीसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं वो सारे ट्रू हैं। इस तरह का डिक्लेरेशन देगा। सर सुनो, इतनी सारी चीजें लेकर के आप जा रहे हो किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, कि रजिस्ट्रार मेरे को इनकॉर्पोरेट कर दे भाई। किसके पास जा रहे हो? रजिस्ट्रार के पास। सर रजिस्ट्रार के पास 7 डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो। एक बार मेरे साथ याद कर लो, घर जाके टाइम बच जाएगा याद करने में। एक बार चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के याद कर लो। मैं बोलूंगा पहले, फिर आप बोलोगे। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता तब तक का एड्रेस। तीसरे में 3 पॉइंट आते हैं, आपको पर्टिकुलर्स देना पड़ता है। पर्टिकुलर्स, तीसरा पॉइंट, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग नेम, nationality, address and others. Particulars of each subscribers such as name, address, nationality, others. Fourth point, particulars of each of the first director such as name, address, nationality, DIN and others. ये चीजें आपको देनी पड़ती है। उसके साथ साथ सर आप अपने सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स का ना आईडी प्रूफ भी दे देना, मतलब क्या, आधार कार्ड दे देना, ठीक है। उसके बाद 5th डॉक्यूमेंट आप क्या दोगे? कंसेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ योर फर्स्ट डायरेक्टर्स। सर क्या आपके सब्सक्राइबर्स का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं सर, फर्स्ट डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट की बात की है। और 6th और 7th पॉइंट जो है वो डिक्लेरेशन की बात करता है। किस चीज की? डिक्लेरेशन की। पहला डिक्लेरेशन क्या दोगे आप? दैट द एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद। दूसरा डिक्लेरेशन क्या दोगे आप? अरे बोलो बोलो, 3 डिक्लेरेशन दोगे। दूसरे वाले पार्ट में 3 डिक्लेरेशन। पहला, आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। दूसरा, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। यहां पे आता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। जब आप फ्रॉड की बात करते हो ना
कंपनीज एक्ट आपको 5 साल बाद माफ कर देते हैं। तो या आपने फ्रॉड नहीं किया है कभी भी पिछले 5 साल में, और तीसरा क्या है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अभी सबमिट कर रहे हो ना, ये सारा ट्रू है, कंप्लीट है, टू द बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, डिक्लेयर। ये सारी चीजें लेके आप किसके पास जा रहे हो सर? आप जा रहे हो आरओसी के पास। आरओसी कहां का? कर्नाटका का, गुजरात का, पुणे का, मुंबई का। जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बनने वाला है ना, मान लो वो पुणे में बनेगा, मान लो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में होगा, तो पुणे के आरओसी के पास मैं जाऊंगा। अब सर पुणे के आरओसी के पास जब सारा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वो चेक करेगा पूरा, उसके बाद आपको 2 चीजें देगा, एक है सीओआई, एक है सीआईएन। सीओआई क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीआईएन क्या है? सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, सीआईएन का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए कंपनी आइडेंटिटी नंबर, ऑप्शन बी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सर याद कर लो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआई, उनको पता है तुम कहां पे हल्के में छोड़ते हो। किसी ने बोला है यहां पे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनको पता है तुम कहां पे हल्के में छोड़ते हो। अब तो मेरे को एक बात बताओ, लास्ट खत्म। अगर आपने जब आरओसी को इंफॉर्मेशन दिया, आपने आरओसी को इंफॉर्मेशन दिया, तब या तो अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या फिर आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, मतलब क्या, आपने झूठी झूठी चीजें बताई या जो मेन बातें थी वो आपने छुपाई, तो क्या होगा सर? तो डिपेंड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है कि नहीं हुई है। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है कि नहीं हुई है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, मतलब अभी आपने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स दिया ही था और उसने पकड़ लिया, तो वो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने नहीं देगा और आप पे 447 की पेनल्टी लगाएगा। 447 फ्रॉड की पेनल्टी लगाएगा, मतलब कंपनी रोक देगा इनकॉर्पोरेशन से और फ्रॉड की पेनल्टी लगा देगा। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो अगर अरे भाई कैंसिल कैसे? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो तुम धंधा करना शुरू कर दियो। मान ले मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और मैंने सारे स्टूडेंट से एडमिशन का फीस ले लिया, तो अभी कैंसिल वापस? तो नहीं सर, कैसे होगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ना, तो रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रार जाएगा ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा, मिस्टर लोवा मिस्टर लो का ऑर्डर देगा। क्या है सर ये मिस्टर लो? सुनो, MRLOW। सर कौन ऑर्डर दे रहा है? ट्राइब्यूनल। कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट, तो ट्राइब्यूनल क्या क्या चीजें बोल सकता है समझना। पहला वो बोलेगा M, मैनेजमेंट। ही विल से दैट वी विल रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या बोलेंगे? कंपनी में चोर लोग बैठे, उनको हटाओ, हम अपने लोगों को लाके बैठाएंगे। आपको पता है येस बैंक डूबा था, डूबते डूबते आया था, तो येस बैंक में उन्होंने SBI के लोगों को बैठा दिया था। क्यों? उन्होंने बोला अब ये कंपनी तुम्हारा भाई चलाएगा। मतलब उन्होंने रेगुलेशन जो है येस बैंक का अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा ऑर्डर कौन देता है? ट्राइब्यूनल देता है। दूसरा R, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सर रजिस्टर ऑफ कंपनीज कौन मेंटेन करता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या मेंटेन करता है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वहां से आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तीसरा L, लिमिट ऑन दी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। मतलब क्या, हमने मिलकर के अगर एक फ्रॉड कंपनी फॉर्म की है तो उसमें जो मेंबर्स होंगे ना, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, भले ही वो लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो। ओ सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। और W, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आप क्या ऑर्डर पास करोगे? दैट द कंपनी बी वाउंड अप। सर ये ऑर्डर्स कौन पास करेगा? रजिस्ट्रार। तो कौन? ट्राइब्यूनल पास करेगा। क्या ऑर्डर है सर? 5। मिस्टर लोवा गाना सुने हो ना? हाँ, गा के सुनाओ इस आवाज में। सुनो, मिस्टर लो, M, मैनेजमेंट, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। R, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। L, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड अनलिमिटेड। O, सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। W, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ये ऑर्डर पास करेगा। सर कोई भी ऑर्डर्स आप पास करते हो ना, उसके पहले आपको ऊब देना होता है। ऊब, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको ऊब जाओगे, ऊब देना होता है आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब भी कोई ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर पास करोगे तो आगे चल के आप देखोगे बहुत बार ये आएगा ऊब। ठीक है, समझे सर? सर क्वेश्चंस 1, 2, 5, 7 होमवर्क। क्वेश्चन 5 राइटिंग। समरी नोट से जितना पढ़ाया है, नोट्स जो भी नोट्स है
ये नोट्स है तो ये नोट्स जुगाड़ करो, प्रिंट मारो, खरीदो, जो करना है करो। कल क्लास में नोट्स लेके आना, बिना नोट्स के क्लास में नहीं बैठोगे, कोई भी नोट्स। आई वॉन्ट यू टू बी गोइंग थ्रू योर बुक्स, यू कैन नॉट बी जस्ट स्टेयरिंग एट मी, क्योंकि कल से कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ने वाला है और एग्जाम के पास आने वाले हैं हम, तो आपको अपने बुक्स लेकर के आने हैं, जो भी बुक से पढ़ना है। नहीं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का पीडीएफ प्रिंट निकलवाओ, वो पीडीएफ में से प्रिंट करके ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, चलेगा। और कल से नोट्स लेकर के आना है, और आज जितना पढ़ाया है वो घर जाके रिविजन करना है। दोस्तों अगर घर जाके रिवीजन नहीं करोगे, कल की क्लास के बाद भी रिवीजन नहीं करोगे, तो ये क्लास मत अटेंड करो, सो जाओ, खुश रहोगे जिंदगी में। और अगर बैठ रहे हो तो प्लीज रिवीजन कर लेना, जो 30% यहां समझे हो ना वो फट से 100% हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस ऑनलाइन। कैसा तुमको समझ आया फटाफट बताओ। अमेजिंग सेशन सर, फटाफट बताओ कैसा जमा तुमको। सर नोट्स कहां मिलेंगे आपको? नीचे वी स्मार्ट का वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्री है रजिस्ट्रेशन, वहां पे नोट्स मिलेंगे। हाँ अभी लव यू मत करो, काम की बात करो। मजा आ गया सर, चलो ठीक है गाइस, ओके आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय। 9:30 PM सुबह जीएसटी की क्लास है, 7:15 को, और फिर 9:30 को मेरी है। ओके बाय गाइस, टू रूल ऑफ कहते हैं। चलो बाय।